गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको श्रमिक विधि भाग 2 के अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत स्त्रियों एवं अल्पवयस्कों के नियोजन संबंधी अध्याय पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अभी तक मैंने आपको कारखाना अधिनियम में जो 13 अध्याय दिए गए हैं उसमें से 11 अध्याय आप लोगों को बताए, जिसमें श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण संबंधी प्रावधान, विभिन्न शॉर्ट नोट्स, निरीक्षक और जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, कार्य के घंटे आदि सभी मैंने आपको बताए। अब मैं इस अंतिम अध्याय के रूप में और इसके पश्चात एक और अध्याय जो बचेगा उसके अंतर्गत मैं आपको स्त्रियों एवं अवयस्कों के नियोजन के विषय में प्रकाश डालना चाहूंगा। स्त्रियों एवं अल्पवयस्कों के नियोजन, इस संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो प्रावधान बनाए गए हैं वही प्रावधान बच्चों के संबंध में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में भी मैंने आपको बताया था। आज मैं स्त्रियों और बच्चों के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 के तहत बनाए गए प्रावधानों के बारे में आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि विश्व में जो बाल श्रमिक का आंकड़ा है उसमें भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है, क्योंकि भारत में ही सबसे ज्यादा बाल श्रमिक पाए जाते हैं। यह आंकड़ा बहुत ही डराने वाला है। भारत में लगभग 1,65,00,000 से अधिक बाल मजदूर कम पैसे में, मजबूरी में और खतरनाक उद्योग तक में काम करते पाए जाते हैं। इसके अलावा इन बाल श्रमिकों में जो अधिक दयनीय स्थिति है वो लड़कियों की है। यदि पूरे विश्व के बाल श्रमिक का तुलना यदि हम भारत से करें तो पाएंगे कि भारत में बाल मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है, और भारत पूरे विश्व की यदि तुलना करें तो बाल श्रम लेने में भारत की स्थिति बहुत अधिक चिंतनीय और बहुत अधिक सोचनीय है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 6वां हिस्सा बाल श्रमिक का ही है। बाल श्रम के कारण हम देखेंगे कि बाल श्रम के क्या कारण है। बाल श्रम का सबसे मुख्य कारण है परिवार की गरीबी, उनकी अशिक्षा, उनका पिछड़ापन, उनका रहन सहन स्तर और यहाँ का जो परिवार की जो दयनीय और शोचनीय स्थिति है, जिसके कारण माता पिता न चाहते हुए भी अपने बच्चों को काम करने भेज देते हैं। अतः गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि बाल श्रम के प्रमुख कारण हैं। यदि हम देखें इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, मैंने आपको पिछले समस्त अध्याय में जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी जो अध्याय था उसमें बताया था कि कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अधिनियम क्या क्या प्रावधान करता है। उनके स्वास्थ्य के संबंध में प्रावधान अधिनियम की धारा 11 से 20 तक में मैंने आपको बताया। कर्मचारियों के सुरक्षा के संबंध में प्रावधान अधिनियम की धारा 21 से 41 तक में मैंने आपको बताया, और उनके कल्याण वेलफेयर के संबंध में प्रावधान अधिनियम की धारा 42 से 50 तक में मैंने आपको बताया था। यह प्रावधान केवल वयस्क के लिए नहीं है, यह प्रावधान समस्त वयस्क, तरुण, प्रौढ़, स्त्री और बालक सभी के लिए बनाए गए हैं। जो सुरक्षा और स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी प्रावधान है वो सभी के लिए बनाए गए हैं, जिसमें स्त्री और बालक भी आते हैं। इनमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो केवल स्त्रियों और बच्चों के लिए बनाए गए, मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। नंबर 1, धारा 22(2) कारखाना अधिनियम में जो सुरक्षा संबंधी प्रावधान था, सेफ्टी संबंधी प्रावधान, उसकी धारा 22(2) में कहा गया था कि जब कभी प्राइम मूवर मशीन चल रही हो, मशीन गतिमान हो, तो वहां पर किसी भी दशा में स्त्रियों और बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा।
ताकि ऐसे स्त्री और बच्चों को चोट लगने की संभावना न हो। यह प्रावधान अधिनियम में स्त्री और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बनाया गया था। धारा 27 जो सुरक्षा संबंधी प्रावधान के अंतर्गत था, उसमें कहा गया था कि कोई भी महिला या कोई भी बच्चा ऐसे कारखाने में काम न करे जहां पर रुई दबाने का काम होता है। रुई दबाने का काम बहुत अधिक जोखिमपूर्ण कार्य है, अतः ऐसे कारखानों में महिलाओं और बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। इस बात का नियोजक पूरा ध्यान रखेगा। हालांकि यह कहा गया कि रुई दबाने वाले कारखाने का ऊपरी सिरा यदि निचली सिरा से विभाजक द्वारा अलग किया जा सकता है तो ऊपरी सिरे में वहां महिला बच्चों को लगाया जा सकता है। धारा 42 धोने की सुविधा के बारे में था। यह प्रावधान कल्याण संबंधी प्रावधान के अंतर्गत था कि स्त्री और पुरुष दोनों को अलग अलग धोने की सुविधा मिलेगी। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए धोने के लिए अलग अलग स्थान होगा और एक पर्दा नशीन स्थान होगा। पर्दा लगाया जाएगा ताकि स्त्री अलग अपने धोने की सुविधा का प्रयोग कर सके और पुरुष अलग धोने की सुविधा का प्रयोग कर सके। अतः धोने के संबंध में प्रावधान केवल वयस्कों या पुरुषों के लिए नहीं था, वरन स्त्रियों और बच्चों के लिए भी बनाया गया था। अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 43 सुखाने और कपड़ों को रखने के संबंध में प्रावधान था। यह प्रावधान भी कल्याण के संबंध में प्रावधान था। इसमें कहा गया कि कर्मचारी जब कारखाने में काम करता है तो चुस्त कपड़े पहनकर कार्य करे, ढीला कपड़ा मशीन में फंसने की संभावना रहती है। अतः जब कोई कर्मचारी, चाहे वो कोई भी पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, यदि वो कारखाने में आता है तो घर से पहनकर आने वाले कपड़े को रखने की सुविधा होनी चाहिए, अलमारी की सुविधा होना चाहिए, पर्याप्त स्थान होना चाहिए और गीले कपड़े को सुखाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो वयस्क के लिए हो, चाहे महिला के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो। धारा 47 इस संबंध में एक प्रावधान और है। धारा 44 में बैठने की सुविधा। धारा 44 बोलती है कि जब महिला बच्चे काम करें वहां पर उनका जो घंटा निर्धारित है उसमें भी वो लगातार कार्य नहीं कर सकते, अतः बीच में उनके लिए बैठने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद धारा 47 यदि किसी कारखाने में स्त्री की संख्या 50 से अधिक है तो उनके लिए पृथक से जलपान गृह, विश्राम स्थल, आश्रय स्थल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मध्यांतर में स्त्री और बच्चे बैठकर आराम कर सके। इसके अलावा धारा 48 जहां पर कारखाने में 30 से अधिक स्त्रियां हैं वहां पर एक शिशु गृह की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, जहां पर स्त्री अपने 6 वर्ष तक के बच्चे के बालक को आकर दूध पिला सके और उनके लिए देखभाल के लिए अलग से दाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यह प्रावधान भी स्त्री और बच्चों के लिए ही बनाया गया था। और इस प्रकार अधिनियम की विभिन्न धाराओं में स्वास्थ्य संबंधी, कल्याण संबंधी और सुरक्षा संबंधी प्रावधान के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। अब हम देखेंगे महिला को रात्रि पाली में नियोजन को मंजूरी विधेयक। अभी तक यही एक नियम है कि कोई भी महिला जो है कारखाने में रात के 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य नहीं करेगी। यदि कोई नियोजक उनसे कार्य लेता है तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस संबंध में अब सरकार एक विधेयक पारित करने जा रही है जिसमें अब महिलाओं से यदि रात को काम लिया जाना किन दशा में मंजूर माना जाएगा और यदि महिलाओं से रात को काम लिया जाता है तो उनसे घर से लाने और ले जाने की व्यवस्था करना, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना नियोजक का कार्य होगा। हालांकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसका कड़ा विरोध किया और इसमें कहा गया कि महिलाओं से रात्रि में किसी भी दशा में काम नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बाद एक 1986 का बाल श्रम अधिनियम। बाल श्रम रोकने की दिशा में एक बहुत ही कड़ा कदम राजीव गांधी जी की सरकार ने बनाया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की सरकार ने एक 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जिसमें था बाल श्रम विधेयक और किशोर न्याय अधिनियम। इस विधेयक के माध्यम से कहा गया कि बाल श्रम पर पूरी तरह समाप्त करना अभी संभव नहीं है,
यद्यपि उसमें कड़ा नियंत्रण लगाकर बाल श्रम में कमी लाई जा सकती है। अतः महिलाओं और बच्चों से कार्य के घंटे का निर्धारण कर दिया जाए ताकि उनसे उस सीमा से अधिक कार्य न लिया जा सके। इस प्रावधान के तुरंत बाद, इस अधिनियम के तुरंत बाद राष्ट्रीय बाल श्रम नीति भी पारित की गई 12 अगस्त 1987 को और बाल श्रम को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए। इसके बाद हम देखेंगे धारा 34 में भी स्त्री और पुरुष के वजन उठाने की बात कही गई। अधिनियम की धारा जो 34 है, जो सुरक्षा संबंधी प्रावधान है, उसमें यह भी कहा गया कि एक प्रौढ़ अधिकतम कितना वजन उठाएगा, एक वयस्क कितना वजन उठाएगा और स्त्री और बालक अधिकतम कितना वजन उठाएंगे। किसी भी स्त्री और बालक से निर्धारित वजन से अधिक वजन उठाने के लिए नियोजक समनुज्ञात नहीं करेगा। ऐसा प्रावधान धारा 34 में बनाया गया। धारा 66, स्त्री से किसी भी दशा में रात को काम ना लिया जाए। कोई भी स्त्री या बच्चा जो कारखाने में काम करता है, रात के 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कारखाने में काम नहीं करेगा। धारा 67 भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान बताती है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं से किसी भी कारखाने, खान या कोई भी संकटमय कार्य में उसे नियोजित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसके अंतर्गत भी दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार में भी कहा गया कि किसी भी महिला बच्चे से कोई भी कारखाने, जोखिमपूर्ण कार्य में कार्य नहीं लिया जाएगा। कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का है, उसे किसी कारखाने, खान, माइंस या अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इस संबंध में कुछ प्रमुख केस भी हैं, जैसे पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ, MC मेहता वर्सेस भारत संघ, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस भारत संघ का मामला। इन केसों में भी यही बताया गया कि किसी भी सूरत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखाने, खान या अन्य संकटमय कार्य में काम नहीं लिया जाएगा। धारा 69 बोलती है कि यदि बालक की उम्र के संबंध में कोई विवाद होता है तो जो प्रमाणकर्ता सर्जन है वो सर्टिफिकेट देगा। प्रमाणकर्ता सर्जन जो है अवयस्क को देखेगा, उसकी आयु को और उसका जो शारीरिक क्षमता है उसको देखेगा, परीक्षण करेगा और उसके बाद ही बालक को आयु का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। और इस आयु प्रमाण पत्र का खर्चा बालक या उसका संरक्षक नहीं देगा, वरन नियोजक को ही देना होगा। बालक के काम के घंटे भी निर्धारित किए गए, जो एक दिन में अधिकतम 4.5 घंटे से अधिक नहीं होगा और रात्रि में बालक से काम नहीं लिया जाएगा। यदि कोई बालक लगातार काम करता है 3 घंटा तो उसे विश्राम करने का भी अवसर दिया जाएगा। जिस तरह बाल श्रम में मैक्सिमम 5 घंटा बोला गया था, कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान के अंतर्गत अधिकतम 4.5 घंटा बालक से काम लिया जा सकेगा, वो भी जोखिमपूर्ण कार्य नहीं होना चाहिए। बालक कर्मचारी का रजिस्टर रखने का भी प्रावधान किया गया। दखलकार एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें जिस बालक से काम लिया जा रहा है उसका नाम, उसके कार्य की प्रकृति, किस टोली में है, वह किस रिले में है और बालक की जो आयु का प्रमाण पत्र है उस संबंध की संख्या आदि का पूरा विवरण रजिस्टर में नोट किया जाएगा। इस प्रकार कारखाना अधिनियम 1948 में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान बनाए गए हैं और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि रात्रि में किसी भी महिला और बच्चे से काम नहीं लिया जाएगा। महिलाओं और बच्चों से जो काम लिया जा रहा है उस संबंध में दखलकार एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें महिला और बच्चों से लिए जाने वाले काम की प्रकृति, वो काम कैसा है, कितना वजन तक उन्हें उठाने दिया जा रहा है आदि के संबंध में पूरा विवरण लिखा जाएगा। कारखाने में सहज स्थान पर नोटिस का भी प्रदर्शन किया जाएगा ताकि कोई भी महिला और कोई भी बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान जो धारा 11 से 20 तक में बताए गए हैं, सुरक्षा संबंधी प्रावधान जो धारा 21 से 41 तक में बताए गए हैं और कल्याण संबंधी, वेलफेयर संबंधी प्रावधान जो धारा 42 से 50 तक में बताए गए हैं, उनका दुरुपयोग ना हो सके। इतना होने के बाद भी आज भी महिलाओं से रात में काम लिया जाना या महिलाओं के पुरुषों से कुछ भेदभाव करना
या बाल श्रम लिया जाना पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका है। सरकार अपनी जगह प्रयास कर रही है, संगठन अपनी जगह प्रयास कर रहा है। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी में एक संकल्प होना चाहिए कि किसी भी तरीके से लिंग भेदभाव को बढ़ावा न दे, समानता के अधिकार का उल्लंघन न हो और यह देखना चाहिए कि शासन, सरकार, संगठन का प्रत्येक जनता पूरा सहयोग करे, शासन को सहयोग करे, तभी महिलाओं और बच्चों को शोषण से बचाया जा सकेगा।